नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत के साथ बातचीत करना चाहता है पाकिस्तान। शहबाज शरीफ बोले सभी मुद्दों को सुलझाने के लिए हैं तैयार। खबर में आगे जिक्र होगा कि पीएम मोदी ने गिनाए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील के फायदे। आतंकवाद से लेकर क्रिकेट तक सभी पर खुलकर रखी अपनी बात। आगे जिक्र होगा कि 50 मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ आरएसएस चीफ की अहम बैठक, कितनी कारगर होगी मोहन भागवत की पहल, आपको बताएंगे। खबर में आगे जिक्र होगा कि एसआईआर पर चुनाव आयोग ने दी बड़ी राहत, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए मिलेंगे 30 दिन। और इसी के साथ आगे ये भी जिक्र होगा कि जगदीप धनखड़ के बाद कौन बनेगा उपराष्ट्रपति, चौंकाने वाले नाम की हुई एंट्री, नड्डा से की मुलाकात। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। भारत के साथ बातचीत करना चाहता है पाकिस्तान। शहबाज शरीफ बोले सभी मुद्दों को सुलझाने के लिए तैयार। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार को कहा कि उनका देश पाकिस्तान सभी लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए भारत के साथ सार्थक बातचीत के लिए तैयार है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार शरीफ ने ब्रिटिश उच्चायुक्त जैन मैरियट से बातचीत के दौरान ये टिप्पणी की। मैरियट ने प्रधानमंत्री आवास में शहबाज शरीफ से मुलाकात की और इस दौरान दोनों ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया की क्षेत्रीय स्थिति पर भी चर्चा की। बयान के अनुसार प्रधानमंत्री शरीफ ने पाकिस्तान भारत गतिरोध के दौरान तनाव कम करने में ब्रिटेन की भूमिका की सराहना की और साथ ही उन्होंने दोहराया कि पाकिस्तान सभी लंबित मुद्दों पर भारत के साथ सार्थक बातचीत के लिए तैयार है। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसके तहत पाकिस्तान के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में आतंकवादी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया और इन मामलों के कारण 4 दिनों तक दोनों देशों के बीच भीषण झड़पें हुई, जो 10 मई को सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति के साथ समाप्त हुई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी ने गिनाए एफटीए डील के फायदे। आतंकवाद से लेकर क्रिकेट तक सभी पर खुलकर रखी अपनी बात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ब्रिटेन द्वारा मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर के अवसर पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि यह एक ऐसा समझौता है जिससे दोनों देशों को भारी लाभ होगा, वेतन में वृद्धि होगी, जीवन स्तर में सुधार होगा और कामकाजी लोगों की जेब में अधिक पैसा आएगा। ये नौकरियों के लिए अच्छा है और ये व्यापार के लिए अच्छा है। टैरिफ कम करने और व्यापार को सस्ता, तेज और आसान बनाने के लिए अच्छा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक दिवस है और इसी के साथ यहाँ पर मुझे खुशी है कि कई वर्षों की मेहनत के बाद आज दोनों देशों ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता संपन्न हुआ है। और ये समझौता मात्र आर्थिक साझेदारी नहीं है, बल्कि साझा समृद्धि की योजना है। ये समझौता भारत के युवाओं, किसानों, मछुआरों और एमएसएमई क्षेत्र के लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब भारत और यूके मिले और वो भी टेस्ट सीरीज के दौरान, तब क्रिकेट का उल्लेख करना ही पड़ता है। दोनों देशों के लिए क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं बल्कि जुनून भी है और हमारी साझेदारी के लिए एक महान रूपक भी है। कभी कभी स्विंग और मिस हो सकता है, लेकिन हम हमेशा सीधे बल्ले से खेलेंगे। हम हाई स्कोरिंग दीर्घकालिक साझेदारी बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। संपन्न हुए समझौते और विज़न 2035 इसे आगे बढ़ाने वाले माइलस्टोन हैं। पिछले महीने अहमदाबाद में हुए हादसे में मारे गए लोगों में कई ब्रिटिश नागरिक भी थे और हम उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 50 मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ आरएसएस चीफ की अहम बैठक, कितनी कारगर होगी मोहन भागवत की पहल। आपको बता दें कि सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने की एक उल्लेखनीय पहल के तहत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में मुस्लिम धर्मगुरुओं और बुद्धिजीवियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले, सह महासचिव कृष्ण गोपाल, वरिष्ठ नेता रामलाल और इंद्रेश कुमार भी मौजूद थे। समाचार एजेंसी एएनआई के सूत्रों के अनुसार अखिल भारतीय इमाम संगठन के प्रमुख उमर इलियासी सहित कई मुस्लिम धार्मिक नेता इस बैठक में भाग लेने वाले थे। आरएसएस अपने संबंध संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के माध्यम से मुस्लिम मौलवियों, विद्वानों और समुदाय की प्रमुख हस्तियों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रहा है। 2023 में एमआरएम ने अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ने और एक राष्ट्र एक ध्वज एक राष्ट्रगान की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से एक राष्ट्रव्यापी अभियान की योजना की घोषणा की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एसआईआर पर चुनाव आयोग ने दी बड़ी राहत, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए मिलेंगे 30 दिन। जी हाँ दोस्तों, बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर पटना से लेकर नई दिल्ली तक भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है।
इन सब के बीच इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स और सियासी दलों को बड़ी राहत दी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि किसी भी वोटर या किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को 1 अगस्त से 1 सितंबर तक 1 महीने का समय मिलेगा ताकि वो किसी भी पात्र मतदाता का नाम शामिल करवा सके। वहीं दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल क्लियर शब्दों में कहा कि SIR आदेश के पृष्ठ 3 पर पैरा 7.5 के अनुसार किसी भी मतदाता या किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को 1 अगस्त से 1 सितंबर तक 1 महीने का समय मिलेगा ताकि वो किसी भी पात्र मतदाता का नाम शामिल करवा सके यदि उसका नाम BLO/BLA द्वारा छोड़ दिया गया हो या यदि BLO/BLA द्वारा गलत तरीके से नाम शामिल किया गया हो। दोस्तों, आप सरल भाषा में वोटर लिस्ट रिवीजन की बात करें तो बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इससे ठीक पहले इलेक्शन कमीशन विशेष गहन पुनरीक्षण करा रहा है। इसकी शुरुआत 24 जून 2025 से हुई थी और इस सर्वे का मकसद वोटर लिस्ट को अपडेट करना, फर्जी वोटरों के नामों को हटाना और मृतकों के नामों को हटाना है। इलेक्शन कमीशन ये सुनिश्चित करना चाहता है कि केवल पात्र भारतीय नागरिक ही वोट डाल सके। बिहार में इस वक्त करीब 7.89 करोड़ मतदाता हैं और वोटर लिस्ट अपडेट होने के बाद कई नाम कट सकते हैं। इस पर लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जगदीप धनखड़ के बाद कौन बनेगा उपराष्ट्रपति, चौंकाने वाले नाम की हुई एंट्री, नड्डा से की मुलाकात। जी हाँ दोस्तों, जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा देने के बाद अब अगले वाइस प्रेसिडेंट के नाम की अटकलें लगने लगी हैं। अब तक संभावितों की लिस्ट में कई बड़े नेताओं के नाम सामने आ चुके हैं। अब इसमें एक और बड़ा व चौंकाने वाला नाम शामिल हुआ है। दरअसल केंद्रीय राज्य मंत्री और JDU सांसद रामनाथ ठाकुर ने बुधवार शाम को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की है। उसके बाद अटकलें लगने लगी हैं कि वो भी उपराष्ट्रपति की रेस में शामिल है। रामनाथ ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं और इस समय JDU कोटे से मोदी सरकार में कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री हैं। रामनाथ ठाकुर बिहार से आने वाले बड़े चेहरे हैं और वो राज्य के पूर्व CM कर्पूरी ठाकुर के बड़े बेटे हैं। वो लालू यादव की पहली कैबिनेट का भी हिस्सा रह चुके हैं और तब गन्ना मंत्री बनाया उनको गया था और फिर साल 2005 से 2010 तक नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। उनके पिता कर्पूरी ठाकुर को कुछ समय पहले ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। रामनाथ ठाकुर के उपराष्ट्रपति की रेस में शामिल होने की कई वजह बताई जा रही है। दरअसल इसी साल के आखिर में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में यदि NDA सरकार वहीं से आने वाले किसी नेता को उपराष्ट्रपति बनाती है तो चुनाव में पहले बड़ा मैसेज जाएगा और इसका फ़ायदा मौजूदा राज्य की सरकार को मिल सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। धनखड़ का इस्तीफा नहीं बनेगा रोड़ा, अमित शाह ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया को दी मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह के साथ हाई लेवल मीटिंग की। सूत्रों ने बताया कि बिरला और हरिवंश ने कार्रवाई पर चर्चा के लिए संसद में बैठक की, जबकि शाह ने बाद में उनसे मुलाकात की। भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष एवं वैधानिक समिति का गठन कर सकते हैं। उधर उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे का कारण अभी स्पष्ट नहीं है और उनके इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति की रेस में कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर सबसे आगे हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में वैधानिक समिति आरोपों की जांच करेगी और 3 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। जस्टिस वर्मा ने इन हाउस जांच रिपोर्ट को चुनौती दी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। अगर समिति उन्हें दोषी पाती है तो जांच रिपोर्ट संसद में पेश की जाएगी, जिसके बाद दोनों सदनों में चर्चा होगी और जस्टिस को हटाने के प्रस्ताव पर मतदान होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत का ब्रिटेन के साथ ग्रेट ट्रेड डील, विस्की और लग्जरी कारें होंगी सस्ती। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और ब्रिटेन के बीच 3 वर्षों से जारी गहन बातचीत के बाद बुधवार को ऐतिहासिक मुक्ति व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री KR स्टारमर की मौजूदगी में संपन्न हुआ। ये दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। इस ऐतिहासिक ट्रेड डील की खासियत यह है कि ब्रिटेन से आयातित विस्की और लग्जरी कारें सस्ती दरों पर मिलेंगी। AFT लागू होने पर भारत से ब्रिटेन को किए जाने वाले लगभग 99% निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लगेगा और इससे खासकर वस्त्र, कृषि, रत्न आभूषण, फार्मास्यूटिकल्स और इंजीनियरिंग सेक्टर के निर्यातकों को भारी राहत मिलेगी। भारतीय उत्पादों को ब्रिटिश बाजार में आसान और सस्ती
पहुंच मिलेगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 39 यात्रियों को ले जा रहा रूसी विमान क्रैश हुआ, किसी के बचने की संभावना नहीं। जहां दोस्तों रूस की अंगारा एयरलाइंस का एक यात्री विमान हादसे का शिकार हो गया है। स्थानीय गवर्नर ने बताया कि कुछ देर पहले विमान का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया था और हादसे में विमान में सवार सभी 49 लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। डूबा देश हमें उपदेश ना दे, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को किया बेनकाब, IMF के कर्ज का जिक्र कर किया बेइज्जत। जी हाँ दोस्तों, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार को जवाब दिया। डार ने भारत पर आक्रामक रवैया अपनाने और कश्मीर में मानवाधिकारों के हनन जैसे आरोप लगाए और इसका जवाब देते हुए हरीश ने कहा कि पाकिस्तान को अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए। आतंक को लेकर पाकिस्तान की जो नीति रही है वो दुनिया में किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान की ओर से इस पर ज़्यादा बात करना ही अजीब है। पर्वतनेनी हरीश ने पाकिस्तान को फटकारते हुए कहा कि एक और भारत का परिपक्व लोकतंत्र, उभरती अर्थव्यवस्था और समावेशी समाज है, दूसरी ओर कट्टरता और आतंकवाद में डूबा पाकिस्तान है जो IMF के कर्ज पर चल रहा है। हम जब अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर चर्चा कर रहे हैं तो ये समझना ज़रूरी है कि कुछ बुनियादी सिद्धांतों को सार्वभौमिक रूप से सम्मान किया जाना चाहिए। इनमें एक बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता का है। परिषद के सदस्य के लिए ये उचित नहीं है कि वो ऐसे कार्यों में खुद लिप्त होकर उपदेश दे जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अस्वीकार्य है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान के टेरर नेटवर्क की गर्दन मरोड़ने की तैयारी, भारत के साथ मिलकर मालदीव कसेगा दुश्मन पर शिकंजा। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से पड़ोसी मुल्क मालदीव की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे और इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। भारत और मालदीव के बीच इस पहल से हिंद महासागर क्षेत्र में ड्रग्स के अवैध कारोबार पर लगाम कसने में मदद मिलेगी। ड्रग्स का ये गैर कानूनी व्यापार पाकिस्तान की ओर से प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है और ये भारत और मालदीव के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने ड्रग्स कारोबार के खिलाफ लड़ाई को अपने देश की राष्ट्रीय प्राथमिकता करार दिया है। वो PM मोदी की इस यात्रा के दौरान उनसे इस खतरे से निपटने के लिए मदद मांग सकते हैं। अरब सागर में ड्रग्स के खिलाफ अभियान में दोनों मुल्कों की सेनाओं के बीच तालमेल बहुत ज़रूरी है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इस काम में मालदीव के सुरक्षा बलों के साथ मिलकर काम कर सकती है। भारत का पड़ोसी मालदीव कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का भी हिस्सा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ऑपरेशन सिंदूर पर 25 घंटे तक संसद में होगी चर्चा। लोकसभा और राज्यसभा में कितनी देर तक चलेगी बहस, आपको बता दें दोस्तों कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को लेकर विपक्ष लगातार संसद में प्रदर्शन कर रहा है। पिछले 3 दिनों से संसद की कार्रवाई शुरू होती है और विपक्षी पार्टियों के सांसद ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर देते हैं। हंगामा होने पर स्पीकर को सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ती है। ऐसे में सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को लेकर अपना एजेंडा साफ कर दिया है। दरअसल विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर चर्चा टालने को लेकर विरोध जता रहा है। विपक्ष मांग कर रहा है कि चर्चा के दौरान गृह मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों को सदन में मौजूद रहना चाहिए। कांग्रेस नेता के सुरेश ने कहा कि हमारी मांग है कि चर्चा तत्काल शुरू हो, लेकिन सरकार हमारी बात नहीं मान रही है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि विपक्ष चाहता है कि चर्चा तत्काल शुरू हो, लेकिन सरकार ये नहीं बता रही है कि चर्चा किस दिन से शुरू होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को झटका, PM मोदी के दौरे से बदलने लगी क्रोएशिया की तकदीर, भारतीय कंपनियों को मौका। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति अब भारतीय कंपनियों के लिए अच्छा अवसर लेकर आ रही है। यूरोप के करीब 40 लाख आबादी वाले छोटे से देश क्रोएशिया में ऐसा ही देखने को मिल रहा है। यहाँ अब तक चीन का दबदबा था, लेकिन अब भारतीय कंपनियां भी अपनी छाप छोड़ने लगी है। इस साल जून में क्रोएशिया जाने वाले PM मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने और ये दौरा जरूर छोटा था, लेकिन इससे भारतीय कंपनियों को बाल्कन क्षेत्र में काम करने का बड़ा अवसर मिल रहा है और महीने भर में ही हालात बदलने शुरू हो गए हैं। भारतीय कंपनियों ने क्रोएशिया में इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े प्रोजेक्ट्स में बोली लगाना शुरू किया है, जिससे चीन को कड़ी टक्कर मिलने लगी है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार PM मोदी की क्रोएशिया यात्रा के बाद से भारत की बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को वहां के बड़े प्रोजेक्ट्स में भागीदारी का मौका मिल रहा है। मसलन शाहपुरजी पालोनजी ग्रुप की अफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने क्रोएशिया के एक बड़े रेलवे प्रोजेक्ट के लिए सबसे कम बोली लगाई है। रुक करते हैं अगले ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वैशाली में बनकर तैयार हुआ बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय,
29 जुलाई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे उद्घाटन। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को एक और सौगात देने जा रहे हैं। वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय स्मृति स्तूप अब बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है, जिसका उद्घाटन 29 जुलाई को होने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करेंगे और इस स्तूप का निर्माण भवन निर्माण विभाग ने किया है, जिसमें बनने में 550.48 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अगले मंगलवार को ये लोगों के लिए खोल दिया जाएगा और परिसर में ध्यान केंद्र, पुस्तकालय, आगंतुक केंद्र, संग्रहालय ब्लॉक, एम्फी थिएटर, कैफेटेरिया, 500 किलोवाट और सौर ऊर्जा और यहाँ पर पार्किंग तथा अन्य सुविधाएं भी विकसित की गई हैं। बिहार के वैशाली जिले में विकसित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का उद्घाटन 29 जुलाई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मैदानी राज्यों में बाढ़ से तबाही, उत्तर पश्चिम समेत पूरे देश में अगले 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, देश भर में मानसून बारिश का कहर जारी है। झारखंड में मंगलवार को तेज बारिश के दौरान बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। हिमाचल में पहाड़ से ट्रक पर पत्थर गिरने से 2 व्यक्ति घायल हो गए। मौसम विभाग ने उत्तर से पश्चिम समेत पूरे देश में अगले 5 से 6 दिनों के दौरान भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में वर्षा जनित घटनाओं में अब तक 74 लोगों की मौत हुई है और 34 लापता हैं। राज्य में 435 सड़कें बंद हैं। लाहौल स्पीति के खुरकी में मंगलवार को बादल फटने से रंगरेक और खुरिक गांव समेत 3 स्थानों में बाढ़ आ गई है और इससे कुछ घरों को नुकसान पहुंचा है। खेतों में फैले मलबे के कारण नकदी फसलों को भारी क्षति हुई है और जम्मू के राजौरी में सेना के एक शिविर की 10 फीट ऊंची दीवार गिर गई और इसकी चपेट में आने से 3 कार क्षतिग्रस्त हो गई है। कई जगहों पर भूस्खलन हुआ और नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली, यूपी और गुजरात से अलकायदा के 4 आतंकी गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर करते थे लड़कों की भर्ती। जी हाँ दोस्तों, गुजरात ATS ने अलकायदा से जुड़े 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ATS ने इनकी तस्वीरें भी जारी कर दी हैं। आपको बता दें कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के लिंक AQIS से मिले हैं और इस मामले में ATS की तरफ से अभी तक विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। गुजरात ATS के DIG सुनील जोशी ने बताया कि एजेंसी की तरफ से जल्द ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी मुहैया कराई जाएगी। गुजरात ATS ने जिन आतंकियों को गिरफ्तार किया है वो नकली नोटों के रैकेट और आतंकी समूह की विचारधारा को फैलाने में शामिल थे। एजेंसी ने उन्हें गुजरात, दिल्ली और नोएडा से गिरफ्तार किया है और उन पर सोशल मीडिया के जरिए लड़ाकों की भर्ती का आरोप लगाया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक लोकसभा में पेश, BCCI सहित सभी खेल संघ जाएंगे दायरे में, अधिक पारदर्शिता लाने का दावा। जी हाँ दोस्तों, खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड समेत राष्ट्रीय खेल संघों के बेहतर प्रदर्शन, गुटबाजी को रोकने और उनके लिए नियम बनाने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय बोर्ड के गठन के प्रावधान वाला राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 बुधवार को लोकसभा में पेश किया। इसमें पारदर्शिता के लिए एक राष्ट्रीय खेल बोर्ड के गठन का प्रावधान है। सभी NSF को केंद्र सरकार से वित्त पोषण प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय खेल बोर्ड की मान्यता प्राप्त करनी होगी। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का विरोध कर रहे विपक्षी दल के सदस्यों के हंगामे के बीच विधेयक पुनः स्थापित करते हुए खेल मंत्री मांडविया ने कहा कि ये विधेयक खेलों के विकास और संवर्धन, ओलंपिक और खेल संचालन की नैतिकता तथा निष्पक्षता सुनिश्चित करने और खेल विवादों के समाधान के लिए लाया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। देश को जल्द मिलेगा नया उपराष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग ने चुनाव संबंधी तैयारियां की शुरू। जी हाँ दोस्तों, चुनाव आयोग ने बुधवार को बताया कि आयोग ने जगदीप धनखड़ के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद अगले उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये कार्य संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए दोनों सदनों के सांसदों वाले निर्वाचक मंडल का गठन, निर्वाचन अधिकारियों का चयन शुरू किया और ये चुनाव राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियम 1974 के अनुसार संपन्न होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। परमाणु पनडुब्बियां K6 मिसाइल MIRV सिस्टम भारत के पास, समंदर में चीन अमेरिका को रौंदने की शक्ति, पाकिस्तान का खौफ। देखें जी हाँ दोस्तों, डॉन के लेख में आरोप लगाया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आक्रामक समुद्री रणनीति अपना रही है और हिंद महासागर में अपनी ताकत को हथियार बंद कर रही है। डॉन की रिपोर्ट में पाकिस्तान के लिए विनाशक डर को उजागर करते हुए लिखा गया है कि भारत का ये कदम क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को बिगाड़ रहा है।
आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया पाकिस्तान फिर आमने सामने, सीमा पर हवाई अभ्यासों से बढ़ी सरगर्मी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच 7 से 10 मई के बीच हुए सैन्य टकराव के बाद दोनों देशों के बीच भले ही युद्ध विराम लागू हो गया हो, लेकिन दोनों ही देशों के बीच छाया युद्ध यानी शैडो बॉक्सिंग लगातार जारी है। ताज़ा संकेत दोनों देशों द्वारा अपने अपने सीमावर्ती हवाई क्षेत्र को सैन्य अभ्यासों के लिए सुरक्षित रखने की घोषणा से मिले हैं। हम आपको बता दें कि दोनों ही देशों ने अपने अपने नोटैम यानी कि नोटिस टू एयरमैन जारी किए हैं, जो ये दर्शाता है कि सैन्य तैयारी जारी है।